हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। आई होप सारे बढ़िया ही होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 12 साइंस हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ठोसों के सामान्य गुणधर्म, ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर और क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे। तो बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल RS कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, ठोस अवस्था पदार्थ की एक अवस्था है। तो पदार्थ की अवस्था क्या होती है ये समझो। तो देखो, पदार्थ का मतलब कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लो ये मार्कर है, इसमें द्रव्यमान भी है और इसने देखो स्थान भी घेर रखा है, तो ये पदार्थ है। तो पदार्थ का मतलब समझ गए। अब देखो, अवस्था की बात करते हैं। देखो, कोई भी पदार्थ हो वो कणों से मिलकर के बना होता है और उन कणों को हम अवयवी कण कहते हैं। और अवयवी कण कुछ भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो बच्चों, ये बात तो हम वर्गीकरण में करेंगे। अब देखो, अवस्था की बात करते हैं। तो देखो, अवस्था का मतलब पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है, मतलब अवयवी कण, ठीक है ना। पदार्थ जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है वो कण पदार्थ में किस प्रकार व्यवस्थित है। ठीक है, जैसे अगर कण पास पास है और गति नहीं कर सकते तो ठोस, अगर कण थोड़े दूर दूर है और गति कर सकते हैं तो द्रव, और कण बहुत दूर दूर है और बहुत ज्यादा गति कर सकते हैं तो गैस। ठीक है, तो पदार्थ में कणों की व्यवस्था को ही हम अवस्था बोलेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो, पदार्थ की अवस्था चार प्रकार की होती है: ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में केवल हम ठोस, द्रव और गैस अवस्था पढ़ेंगे। और द्रव और गैस अवस्था हम 11वीं की केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यहां पर हम केवल ठोस अवस्था ही पढ़ेंगे। अब देखो, ठोसों के सामान्य गुणधर्म कौन कौन से हैं तो वो देखो। तो बच्चों, ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण का मतलब जिनसे मिलकर के आपका ठोस बना हुआ है। तो ठोसों में अवयवी कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए आकर्षण बहुत अधिक होगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य जो आकर्षण होता है ना, वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये बात आप जानते हो कि बीच की दूरी जितनी बढ़ेगी आकर्षण कम होगा और बीच की दूरी जितनी कम होगी आकर्षण ज्यादा होगा। तो आगे बात समझ में। तो फर्स्ट गुणधर्म क्या है कि अवयवी कणों के मध्य की दूरी बहुत कम और आकर्षण बहुत ज्यादा। इसीलिए अवयवी कण एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते ना। मान लो ये ठोस है तो इसके यहां पर जो अवयवी कण है वो यहां पर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके बीच की दूरी बहुत कम है, वो गति नहीं कर सकते। इसीलिए ठोस कठोर होते हैं, उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। क्यों होता है? अगर यहां वाले अवयवी कण यहां पर आ सकते हैं तो इस ठोस का आकार चेंज हो जाएगा ना, लेकिन नहीं आ सकते। इसलिए ठोस के अवयवी कण एक जगह ही रहेंगे, एक जगह ही रहेंगे तो कठोर आकार और आयतन इनका निश्चित होता है। आगे बात समझ में। तो ठोस के अवयवी कण गति नहीं कर सकते लेकिन कंपन करते हैं अपनी स्थिति के इर्द गिर्द, ठीक है ना, कंपन करते हैं। ठीक है, तो ये एक दो बातें हैं तो हम लिख लेते हैं। तो देखो, ठोसों में अवयवी कणों के मध्य की दूरी बहुत कम व आकर्षण बहुत अधिक होता है। अधिक होता है। इसीलिए ठोस क्या होते हैं? ठोस कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। उनका आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। और बच्चों, एक बात क्या बताई थी मैंने? ये बताई थी ना कि ठोस के अवयवी कण गति नहीं कर सकते, केवल वो अपनी स्थिति पर ही कंपन करेंगे। ठीक है ना, अपनी स्थिति नहीं छोड़ेंगे, कंपन जरूर करेंगे। तो ठोसों में अवयवी कण
गति नहीं करते हैं, केवल अपनी स्थिति के इर्द गिर्द, अपनी स्थिति के इर्द गिर्द इर्द गिर्द कंपन करते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे आप ये बात, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट बात, ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये ध्यान से समझना। देखो संपीड़ित करने का क्या मतलब है कि आप दाब लगा करके आयतन कम कर सकते हो, तो संपीड़ित करना हो गया। जैसे गैस से होती है, सिलेंडर में एलपीजी आती है तो वो संपीड़ित की भी आती है, ठीक है। ठोस और द्रव को आप संपीड़ित नहीं कर सकते, है ना। जैसे ये मार्कर है, आप यहां पर दोनों तरफ दाब लगा करके इसको आधा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये आधा हो जाएगा इसका मतलब तो ये संपीड़ित हो गया, ठीक है ना। तो ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? तो देखो मान लो ठोस है तो आपका कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। तो ये मान लो इसमें परमाणु तो होंगे, ठीक है। तो ये मान लो ठोस के दो अवयवी कणों के ये दो परमाणु हैं, ये हमने मान लिया। अब ये बहुत पास पास होंगे क्योंकि कणों के बीच की दूरी क्या होती है, बहुत ही कम होती है ना, तो ये पास पास होंगे। और परमाणु के पास आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब आप इनको और पास लाओगे ना तो इन इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण लगने लग जाएगा। इसका मतलब ये जो परमाणु है, अणु है, आयन है, जो भी है, सबके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये पास पास और नहीं आ सकते क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण लगेगा। इसलिए हम ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं कर सकते। तो बच्चों ये कुछ एक सामान्य गुणधर्म है, तो आप इनको लिख लो। अब हम ठोस के प्रकार यानी कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर करेंगे, तो आप इनको लिख लो। तो बच्चों अब हम ठोसों के प्रकार पढ़ते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब जिसमें अवयवी कण अच्छी तरह व्यवस्थित हो, कहने का मतलब अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित हो। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कणों की कोई व्यवस्था ना हो, यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित हो। आगे बात समझ में। अब बच्चों हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर करेंगे और अंतर में इनके सभी प्रकार के गुणधर्म आ जाएंगे, तो ध्यान से समझना। तो देखो सबसे पहले हम अवयवी कणों की व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर नियमित और यहां पर अनियमित। अब नियमित और अनियमित व्यवस्था क्या होती है पहले वो समझ लो, उसके बाद लिख लेंगे। तो देखो मान लो हमारे पास एक ठोस है जिसके पास दो प्रकार के अवयवी कण हैं, ए और बी। तो एक तो ठोस ये मान लो आप देखो ए बी ए बी ए बी, ठीक है ना। एक तो ये ठोस है मान लिया, एक हमारे पास ये ठोस है। एक ये ठोस है। अब आपको पहचानना है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होगी। तो देखो यहां पर देखो ऊपर वाले ठोस की बात करते हैं तो अवयवी कणों में देखो ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद ए, यानी कि इसमें पूरे ठोस में ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद ए आ रहा है। जबकि यहां पर देखो, यहां पर ए के बाद बी आ गया, बी के बाद वापस बी आ गया, उसके बाद ए आ गया, उसके बाद बी, बी के बाद ए और ए के बाद वापस ए आ गया। यहां पर बी के बाद वापस बी आ गया, ए के बाद बी, बी के बाद वापस बी, ए के बाद वापस ए। तो देखो ऊपर वाले में व्यवस्था नियमित है, लेकिन यहां पर तो कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो नियमित और अनियमित व्यवस्था आप समझ गए होंगे बच्चों। तो देखो, तो पहला अंतर किसका हो गया, अवयवी कणों की व्यवस्था का। तो देखो फर्स्ट, इनमें अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, नियमित होती है। और यहां पर अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होगी, यहां पर अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित होती है।
आ गई बात समझ में? चलो अब देखो दूसरा अंतर हम आकार का कर लेते हैं। आपको पता है कि आकार किससे बनता है? अवयवी कणों से बनता है। अगर अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित है तो आकार नियमित होगा, अगर अनियमित है तो आकार अनियमित होगा। तो सिंपल सी बात है, तो यहां पर नियमित आकार होगा, तो इसमें होता है नियमित, यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों का आकार होता है वो नियमित होता है, तो नियमित ज्यामितीय आकार, ठीक है ना। और यहां पर कैसा आकार होता है? अनियमित आकार, अनियमित आकार, ठीक है बच्चों। अब तीसरा अंतर करते हैं हम देशिकता का, देशिकता का। अब बच्चों इस देशिकता का मतलब समझो, ठीक है ना। देशिकता का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण, जैसे अपवर्तन, परावर्तन है वगैरह वगैरह, भौतिक गुण जो फिजिक्स में आते हैं। आगे बात समझ में, देशिकता का मतलब अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण, इस अंतर को ध्यान से समझना। तो देखो देशिकता दो प्रकार की होती है, एक तो विषम देशिक, विषम देशिक, और एक समदेशिक, ठीक है ना। देखो देशिकता का मतलब अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण, विषमदेशिक का मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग होना, उसे हम विषमदेशिक बोलते हैं। जबकि समदेशिक का मतलब ऐसा पदार्थ जिसकी अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण समान हो, उसे हम समदेशिक बोलते हैं। आ गई बात समझ में? तो अब देखो ये जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं ना, ये विषमदेशिक होते हैं। तो तीसरा ये देशिकता का अंतर हो गया ना, ये विषमदेशिक होते हैं। अब बच्चों इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं देखना, ये विषमदेशिक होते हैं और ये समदेशिक होते हैं, ये समदेशिक होते हैं। अब देखो इनमें तो अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित है, फिर इनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में असमान क्यों होंगे? क्योंकि विषमदेशिक का मतलब अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण असमान और यहां पर समान। तो ऐसा क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति का होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्रकृति का होता है। तो इसे बच्चों ध्यान से समझना। तो वापिस हम देखो ठोस बनाते हैं। तो मान लो ये हमारे पास दो ठोस है, ए बी ए बी ए बी, ठीक है। एक तो ये ठोस हो गया, एक मान लो ये ठोस हो गया। ये ठोस हो गया। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन सा क्रिस्टलीय और कौन सा अक्रिस्टलीय। तो बच्चों ये क्रिस्टलीय ठोस है क्योंकि इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित है, जबकि ये अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था अनियमित है। अब देखो ये विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, कहने का मतलब इसकी अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण असमान होंगे। कैसे होंगे? तो हम कोई दो दिशा लेते हैं, तो एक तो मान लो हमने ये दिशा ले ली, ठीक है ना, और एक मान लो हमने ये दिशा ले ली, ऐसे दो ले लेते हैं। तो देखो इस दिशा के अकॉर्डिंग अवयवी कणों का विन्यास क्या है, व्यवस्था क्या है? ए बी है ना, ऐसे जाए तो ए बी, तो कैसी व्यवस्था अपनी अवयवी कणों की? ए बी प्रकार की, है ना। ऐसे चले तो ए बी प्रकार की, अगर हम ऐसे चलेंगे ना तो या तो बी प्रकार की, या फिर ए प्रकार की। अगर ऐसे चलेंगे या तो बी प्रकार की, या फिर ए प्रकार की। अब देखो अवयवी कणों की ये जो तीनों व्यवस्थाएं है, ये बताओ समान है क्या? नहीं है ना, अलग अलग व्यवस्था है ना, इसलिए भौतिक गुण भी अलग अलग। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि क्यों क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक प्रकृति के होते हैं, जबकि इनमें तो कोई व्यवस्था ही नहीं होती। इसमें आप कुछ बता ही नहीं सकते कि कब ए आएगा और कब बी आएगा, इसलिए आप इसकी किसी भी दिशा में चले जाओ, अवयवी कणों की व्यवस्था लगभग एक जैसी, क्योंकि समान तो हो ही नहीं सकती ना, लेकिन आप इसकी किसी भी दिशा में चले जाओ अवयवी कणों की व्यवस्था लगभग एक जैसी सी मिलेगी आपको, इसलिए इनके भौतिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे बात समझे बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो गलनांक की बात करते हैं।
गलनांक और गलन एंथैल्पी दोनों लगभग सेम से हैं। तो देखो इनका गलनांक, इसको भी ध्यान से समझना, इनका गलनांक निश्चित व उच्च होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, ध्यान से समझना, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता। कोई एक टेम्परेचर पर ये नहीं गलते, ठीक है ना। तो इनका गलनांक निश्चित नहीं होता, ये धीरे धीरे पिघलेंगे। आप गर्म करते जाओगे ना तो थोड़ा पहले पिघल गया, उसके बाद पिघल गया, ऐसे। अब यह एक निश्चित टेम्परेचर पर पूरा का पूरा ठोस ही पिघल जाएगा। तो ये ताप के, इनका गलनांक अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ये ताप के परास के साथ साथ धीरे धीरे पिघलते हैं। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है वो देखो। तो मैं दोबारा दो ठोस बना रहा हूं, तो आपको पहचानना है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है और कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। तो देखो एक तो इस बार ए बी नहीं लेंगे, डायरेक्ट अवयवीकरण लेंगे। तो एक तो हमारे पास ये ठोस है, एक तो ये ठोस है, और एक देखो यहां पर बना रहा हूं, एक ये ठोस है मान लो। अब आप देख के बताओ कौन सा क्रिस्टलीय और कौन सा अक्रिस्टलीय है। तो देखो इसमें देखो अवयवीकरणों के बीच की दूरी सेम है और इनकी व्यवस्था भी बहुत नियमित है। इसका मतलब ये क्रिस्टलीय है, इसमें बीच की दूरी भी सेम नहीं है और व्यवस्था भी सही नहीं है, इसका मतलब यह अक्रिस्टलीय है। अब गलनांक का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो गलनांक का मतलब आप ठोस को द्रव बना रहे हो। तो ठोस को द्रव बनाने का मतलब ठोस का क्रिस्टल आपको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको द्रव बनाने का मतलब अवयवी कणों को गति करवानी पड़ेगी। अब अवयवी कण तभी गति करेंगे ना जब इनके बीच का आकर्षण टूट जाए, ठीक है ना। गलनांक का मतलब गलाना, मतलब ठोस को द्रव बनाना, और द्रव बनाने का मतलब अवयवी कणों को गति करवाना, और अवयवी कणों को गति करवाने का मतलब उनके बीच का आकर्षण तोड़ना। तो इनके बीच की दूरी देखो सबके बीच में समान है, इसका मतलब इनके सबके बीच में आकर्षण भी क्या है, समान है। अगर आकर्षण समान है तो आकर्षण तोड़ने के लिए तापमान दिया जाएगा, तो वो एक ही तापमान पर ये सारा आकर्षण टूट जाएगा ना। एक निश्चित टेम्परेचर पर ये सारे आकर्षण क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और आपका जो ठोस है वो द्रव बन जाएगा। तो इनका गलनांक निश्चित हो गया। अब यहां पर देखो कहीं पर अवयवी कणों के बीच की दूरी कम और कहीं पर अवयवी कणों के बीच की दूरी ज्यादा। तो जहां पर दूरी ज्यादा है वहां पर आकर्षण कम, और कम आकर्षण को तोड़ने के लिए कम तापमान चाहिए। तो जहां पर अवयवी कणों के बीच की दूरी ज्यादा होगी ना, वो भाग तो पहले पिघल जाएगा, और जहां पर अवयवी कणों के बीच की दूरी कम होगी वहां पर आकर्षण ज्यादा होगा, यानी कि वो भाग बाद में पिघलेगा। तो एक निश्चित तापमान नहीं हुआ ना, इसलिए ताप के साथ धीरे धीरे पिघलते हैं, और ये एक साथ ही पूरा ठोस पिघल जाता है क्योंकि आकर्षण समान होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट। तो बच्चों अब देखो अगला अंतर है, तो अगला अंतर हम करते हैं गलन एंथैल्पी का। तो देखो गलन एंथैल्पी का मतलब है कि एक मोल ठोस के द्रव में परिवर्तित होने पर कितना एंथैल्पी परिवर्तन होता है, उसे हम गलन एंथैल्पी कहते हैं। अब ठोस का द्रव में बदलना गलनांक हो गया, तो जिनका गलनांक निश्चित होता है उसकी गलन एंथैल्पी भी निश्चित होगी। ठीक है, तो इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित होती है और इनकी गलन एंथैल्पी अनिश्चित होती है। तो सिंपल आप लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्या है, इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित होती है और इनकी गलन एंथैल्पी अनिश्चित होती है।
अब देखो बच्चों, अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करते हैं तो इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है और इनमें लघुपरासी व्यवस्था होती है। अब ये दीर्घपरासी क्या है, लघुपरासी क्या है, देखो मान लो एक तो हमारे पास ये ठोस है, ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय ठोस हो गया, और एक मान लो ये ठोस है हमारे पास, ये ठोस है। तो इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं है, तो यह अक्रिस्टलीय और यह क्रिस्टलीय हो गया। ठीक है बच्चों, तो दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब है कि अगर आप अवयवी कणों को मिलाने वाली लाइन खींचोगे ना, तो ये लाइन एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएगी, यानी कि अवयवी कण बहुत ही अच्छी तरह और अपनी स्थिति पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है ना, तो यह व्यवस्था भी अवयवी कणों की अच्छी व्यवस्था बताती है। ठीक है ना, कि आप अवयवी कणों को मिलाने वाली लाइन खींचोगे तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, समांतर हो जाएंगी एक दूसरे के, तो ये दीर्घपरासी व्यवस्था होगी। और यहां पर देखो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये लघुपरासी व्यवस्था हो गई। ठीक है ना, तो देखो, तो इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, इनमें दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, और इनमें होती है लघुपरासी व्यवस्था, लघुपरासी व्यवस्था। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट अंतर, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी या अतिशीतित द्रव होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखो पहले लिख लो, ये होते हैं वास्तविक ठोस, ये वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं, ये आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं, अतिशीतित द्रव होते हैं। तो आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव का मतलब इनमें बहने का गुण पाया जाता है। बच्चों ध्यान रखना, अक्रिस्टलीय ठोसों में बहने का गुण पाया जाता है, क्योंकि द्रव आ गया ना, द्रव का मतलब बहने का गुण हो गया, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, हम देख नहीं सकते इनको बहते हुए, लेकिन बहने का गुण पाया जाता है। अभी मैं उदाहरण बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो देखो द्रव बहता है, अब ये द्रव है, इसका मतलब इनमें भी बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ये हमें दिखाई नहीं देते। अब दिखाई नहीं देते इसका मतलब बहुत ही धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है ना, या फिर आप इनको बोल सकते हो कि इनमें अवस्था परिवर्तन किए बिना बहने का गुण पाया जाता है। अब देखो कोई ठोस है, वो द्रव बन गया और बह रहा है, तो वह तो ठोस से द्रव में बदल गया है, अवस्था में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इनमें अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, बिना अवस्था परिवर्तन किए बिना बहने का गुण पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो बहुत धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है। जैसे देखो, जो पुरानी इमारतें होती है उनकी खिड़कियों में जो कांच लगे होते हैं ना, वो ऊपर से तो होते हैं पतले और नीचे से होते हैं मोटे। ठीक है, जब बिल्डर ने लगाए थे तब तो सेम ही लगाए थे, अब वो ऊपर से पतले और नीचे से मोटे कैसे हो गए, क्योंकि कांच का जो पदार्थ है वो ऊपर से बह के नीचे आया है। ठीक है ना, तो ये हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि इसमें कई सालों लग जाते हैं, तो बहुत धीरे धीरे बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम अतिशीतित द्रव्य कहते हैं। पुरानी जो बसें हैं उनकी खिड़कियों के कांच देख लो, बिल्कुल नहीं खुलते हैं क्योंकि वो नीचे से मोटे हो गए। आ गई बात समझ में। और ये वास्तविक ठोस होते हैं, और ये इसीलिए इनको आभासी ठोस या फिर अतिशीतित द्रव्य कहते हैं, क्योंकि इनमें बहुत धीरे धीरे अवस्था परिवर्तन किए बिना बहने का गुण पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट, इनको हमें चाकू से काटना है। ठीक है ना, तो इनको चाकू से काटने पर, इनको चाकू से काटने पर सपाट व चिकनी सतह बनती है। अब ये क्यों होता है, देखो चिकनी सतह बनती है, इनको चाकू से काटेंगे ना तो खुरदरी सतह बनेगी। क्यों बनेगी अभी बताऊंगा। यहां पर क्या बनती है, खुरदरी सतह बनती है।
ठीक है ना। कैसे, तो ये आपके पास देखो क्रिस्टलीय ठोस और ये है क्रिस्टलीय, ठीक है ना, कोई भी व्यवस्था नहीं होगी अवयवी कणों की, ठीक है। अब आप चाकू से काटोगे ना, जैसे मान लो मैंने यहां से काटा, तो इसके प्रत्येक अवयवी कण बराबर बराबर कटेंगे। अगर बराबर बराबर कटेंगे ना, तो जो सतह बनेगी वो एकदम से साफ चिकनी बनेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई अवयवी कण आधा कट जाएगा, कोई आधे से ज्यादा कट जाएगा, कोई कम कट जाएगा, कोई ज्यादा कट जाएगा। इनको काटने पर कोई कम कोई ज्यादा ऐसे कटते हैं, तो सतह क्या बनेगी, खुरदरी बनेगी। तो इन्हें चाकू से काटने पर खुरदरी सतह बनती है, जबकि इन्हें चाकू से काटने पर सपाट व साफ चिकनी सतह बनती है। ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट अपना है शीतलन वक्र की बात करते हैं। तो इनका शीतलन वक्र असतत होता है और इनका शीतलन वक्र सतत होता है। अब ये शीतलन वक्र क्या होता है वो समझो। तो बच्चों ध्यान देना, देखो शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना, ठीक है ना, शीतलन का मतलब होता है ठंडा करना। तो हमें समय के साथ साथ ठोस को ठंडा करना है, ठीक है ना, समय के साथ साथ ठोस को ठंडा करना है। तो ग्राफ किसके बीच हुआ, वक्र का मतलब ग्राफ, ये तो आप समझ गए। तो समय के साथ साथ ठंडा करना है, यानी कि समय स्मॉल टी और टेम्परेचर, ठंडा करने का मतलब टेम्परेचर में परिवर्तन हो गया ना, तो समय के साथ साथ आपको टेम्परेचर में परिवर्तन करना है, ठीक है। तो देखो अब ठंडा करने का मतलब ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, नीचे आने पर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हमें ठंडा करने का मतलब है हमें ऊपर से नीचे आना है। तो बच्चों अब आपको ऐसा समझना है इस वक्र में कि आपका जो ठोस है ना, उसे हमने पिघला दिया है, यानी कि ठोस को द्रव बना दिया है। अब द्रव को हम ठंडा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो देखो आपका ये द्रव है, यहां पर ठोस ही था लेकिन उसको हमने द्रव बना दिया, अब उसे हम ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा कर रहे हैं तो द्रव आपका ठंडा हो रहा है। अब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि आपका जो द्रव है वो वापस क्या बन जाएगा, ठोस। और वो टेम्परेचर निश्चित होगा ना, क्योंकि ठोस का अगर गलनांक निश्चित होता है तो हिमांक भी निश्चित होता है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इस मान लो इस टेम्परेचर पर ठोस जो द्रव था वो क्या बन गया, ठोस बन गया, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको मैं अक्रिस्टलीय का ये वक्र बता दूंगा तो आपको दोनों एक साथ ही समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे, तो असतत, देखो सतत का मतलब लगातार ग्राफ चल रहा है, असतत का मतलब बीच में रुकावट आ गई, क्यों, क्योंकि एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर आपका जो द्रव था वो क्या बन गया, ठोस बन गया। अब देखो अक्रिस्टलीय का शीतलन वक्र देखते हैं। तो ये समय और ये टेम्परेचर, तो अक्रिस्टलीय में अगर गलनांक निश्चित नहीं है तो हिमांक भी निश्चित नहीं होगा ना। आप जैसे जैसे ठंडा करोगे ना तो कुछ अवयवी कण पहले जम जाएंगे, मतलब ठोस बन जाएंगे, कुछ बाद में जमेंगे, कुछ और बाद में जमेंगे, कुछ और बाद में जमेंगे, यानी कि कुछ अवयवी कण पहले ठोस उसके बाद ठोस, मतलब ऐसे ठोस बनते जाएंगे। तो एक निश्चित तापमान नहीं है ना जमने का, इसलिए देखो इनका जो वक्र होगा वो ऐसे आएगा, लगातार आएगा, ऐसे बीच में रुकावट नहीं आएगी। इसमें क्यों रुकावट आ गई, क्योंकि एक निश्चित टेम्परेचर ऐसा आया जिसमें द्रव जो द्रव था ना वो पूरा का पूरा क्या बन गया, ठोस बन गया। तो बच्चों समझ गए होंगे आप। तो इनका शीतलन वक्र असतत होता है जबकि इनका शीतलन वक्र सतत होता है। तो ये अंतर और लिख लो। तो देखो इनका जो शीतलन वक्र है असतत होता है, मतलब बीच में रुकावट आ जाती है, सिंपल समझो आप। और इनका शीतलन वक्र सतत होता है, ठीक है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। तो क्रिस्टलीय ठोस में कोई भी धातु दे सकते हो, ठीक है। तो धातुएं ले लो, जैसे कॉपर है, जिंक है, ठीक है। वाटर का भी एग्जांपल दे सकते हो आप, है ना, खूब सारे एग्जांपल दे सकते हो। जब आप ये पढ़ लोगे ना, क्योंकि 4 टाइप के होते हैं, अभी हम इनका वर्गीकरण करेंगे तो कितने भी एग्जांपल दे सकते हो। और इनमें देखो, इनमें रबर, प्लास्टिक,
कांच, ठीक है ना, और जितने भी बहुलक है ना वो सारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो बच्चों ये कुछ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर थे, तो आप फटाफट इनको लिख लो। अब हम क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करते हैं। तो देखो अवयवी कणों में पाए जाने वाले आकर्षण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस को 4 प्रकारों में बांटा गया है। तो चारों प्रकार ध्यान से समझना। तो देखो कौन कौन से प्रकार है। फर्स्ट तो है आणविक ठोस, ठीक है ना, आणविक ठोस कि अवयवी कणों में पाए जाने वाले आकर्षण के आधार पर कि किन में कौन सा आकर्षण लगेगा। 4 प्रकार के होते हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, ठीक है ना, थर्ड आपका आता है धात्विक ठोस, और फोर्थ आपका आता है सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट हम आणविक ठोस स्टार्ट करते हैं। तो आणविक ठोस में अवयवी कण अणु होगा। तो ये बात आप सबसे पहले ये याद रखोगे कि अवयवी कण क्या होगा। तो अवयवी कण होगा अणु, ठीक है ना। आयनिक ठोस में अवयवी कण होगा आयन, अवयवी कण होगा आयन। और धात्विक ठोस में, अब देखो धातुओं का अवयवी कण देखते हैं। तो आप जानते हो कि धातुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन देने की, और इलेक्ट्रॉन देकर के धनायन बनाती है धातुएं। जैसे आपने देखा होगा, सिंपल है, जैसे सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनायन बनाता है, ठीक है ना। तो देखो धातुओं की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन देख करके आयन बनाने की, धनायन बनाने की। अब इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, भी सीधी सी बात है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो आपको ये बात यहां पर याद रखनी है, ठीक है। इसका मतलब धातुओं के संयोजी कोष में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए धातु इलेक्ट्रॉन देती है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ धातु आयन। अवयवी कण क्या हुआ, धातु आयन हुआ। वो किससे घिरा होगा, इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन देने की होती है और इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है जिसके पास ज्यादा होते हैं। तो धात्विक ठोस का अवयवी कण आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में, है ना, बहुत ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धातु आयन। तो ये इनका अवयवी कण हो गया। अब बच्चों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवयवी कण है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का, और इसका जो अवयवी कण होता है वो होता है परमाणु। तो इसके बारे में बहुत सारी एग्जाम में पूछा जाता है कि सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का अवयवी कण क्या होता है, तो परमाणु होता है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं आणविक ठोस फर्स्ट। तो बच्चों आणविक ठोस आगे जाकर के 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट आपका आता है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। तो ध्यान रखना जैसे जैसे प्रकार होते जाएंगे ना पूरा क्लियर होता जाएगा। अध्रुवीय आणविक ठोस का मतलब जिसमें ध्रुव नहीं बनते हैं, अध्रुवीय अणु होता है। तो अवयवी कण लिख सकते हो आप इसका अध्रुवीय अणु। तो यहां पर मैंने लिख दिया है अवयवी कण क्या होगा, अणु होगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल आप बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे हाइड्रोजन लिख सकते हो, नाइट्रोजन लिख सकते हो, क्लोरीन लिख सकते हो, ऑक्सीजन लिख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड लिख सकते हो, ठीक है ना, CCl4 लिख सकते हो। और देखो गैसों में लिखोगे ना तो आप अक्रिय गैसें जितनी भी है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, ठीक है ना, रेडोन, ये लिख सकते हो, है ना। हरभजन ने आरती करके 0 रन बनाया, ऐसे याद रख लेना अक्रिय गैसों को, ठीक है ना। तो और देखो इसके एग्जाम्पल बेंजीन को भी लिख सकते हो आप, इसमें नेफ्थेलिन को भी लिख सकते हो। नेफ्थेलिन का मतलब 2 रिंग आपस में जुड़ी हुई, ठीक है ना। इसमें आप फॉस्फोरस को ले सकते हो, सल्फर को ले सकते हो। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है। अब देखो ध्यान रखना कि ये ऊपर जो मैंने लिखी है वो गैस से लिखी है। आप कहोगे सर ये तो गैस से है, लेकिन इन्हें आपको ठोस मानना है कि भी इनको संपीड़ित करके ठोस बनाया हुआ है, ठीक है ना।
अब देखो इनके आकर्षण की मेन मुद्दे की बात करते हैं, आकर्षण कौन सा होता है। तो देखो ये सारे अध्रुवीय हैं, ठीक है, इनमें कोई प्लस माइनस नहीं बनता है, तो कणों के बीच में, अवयवी कणों के बीच में कौन सा आकर्षण लगेगा। तो बच्चों कोई प्लस माइनस तो बन नहीं रहा, तो कोई विशेष आकर्षण होगा नहीं, क्योंकि अवयवी कण यानी कि अणु है, अणु का द्रव्यमान बहुत कम होता है। अगर द्रव्यमान बहुत कम है ना तो आकर्षण भी बहुत कम होगा। आप जानते हो कि द्रव्यमान पर निर्भर करता है आकर्षण। तो इनमें बहुत ही दुर्बल आकर्षण होगा, और उस दुर्बल आकर्षण को हम बोलते हैं दुर्बल परिक्षेपण बल, परिक्षेपण बल, या फिर इसका दूसरा नाम है लंदन बल। तो बच्चों समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। अब देखो आकर्षण हो गया, इनकी भौतिक प्रकृति। तो भौतिक प्रकृति का मतलब है ना, प्रकृति मान लो कि भाई ये मुलायम होते हैं या कठोर होते हैं, तो मोस्टली तो गैस से ही है इसमें, तो ये मुलायम ही होंगी। तो सिंपल सी बात है, क्या होंगे, मुलायम। अब विद्युतीय प्रकृति की अगर हम बात करें, तो विद्युतीय प्रकृति कैसी होगी, ये विद्युत धारा का चालन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बच्चों विद्युत धारा दो ही कारणों से चलती है, एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण और एक मुक्त आयनों के कारण। अब इन सब में आपको ना ही तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा और ना ही कोई आयन दिख रहा, ठीक है ना। तो इनकी विद्युतीय प्रकृति क्या होती है, कुचालक, ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखो इनका गलनांक देख लेते हैं, क्योंकि ठोस बनाया हुआ है हमने, तो गलनांक देख लेते हैं। तो मोस्टली तो गैस से है, अगर एक्चुअल कंडीशन देखें तो ये तो गैस है ना कि द्रव है, तो गलाने वालाने की तो जरूरत ही नहीं है इनको। तो गलनांक बहुत कम, क्योंकि गलनांक निर्भर करता है इस आकर्षण पर, आकर्षण कम तो गलनांक कम, आकर्षण ज्यादा तो गलनांक ज्यादा। तो बच्चों आप आणविक ठोस में एक टाइप समझ गए होंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस, समझ गए। अब देखो दूसरा हम लेते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। तो देखो ध्रुवीय आणविक ठोस में अवयवीकरण क्या होगा, ध्रुवीय अणु होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, HCl की बात करूं, देखो तो देखो HCl में कैसा आकर्षण बनेगा, तो दो HCl के अणु ले लो। अब आप जानते हो क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो क्लोरीन पर आंशिक माइनस और हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस। क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो क्लोरीन पर आंशिक माइनस और हाइड्रोजन पर आंशिक प्लस। आगे ना बात समझ में बच्चों, ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब देखो अगर क्लोरीन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर सिर्फ आकर्षित कर रहा है ना, तब आंशिक माइनस बनेगा और आंशिक प्लस बनेगा। अगर क्लोरीन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि एक इस बंध में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दे रखा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दे रखा है, अगर क्लोरीन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेकर के निकल जाए ना, तब क्लोरीन पर पूरा माइनस और पूरा प्लस आता है, तब ये आयन बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे बंध टूटता नहीं है, किसी दूसरे के संपर्क में आएगा ना तभी ये बंध टूटेगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो यहां पर क्लोरीन बस अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित ही कर रहा है ना, लेकर के नहीं जा रहा है, इसलिए आंशिक माइनस और आंशिक प्लस, ठीक है बच्चों। तो इनमें आकर्षण की बात करते हैं, तो बताओ आकर्षण कौन सा होगा। तो इनमें आकर्षण देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को बोलते हैं हम द्विध्रुव है। तो देखो ये दो ध्रुव है, प्लस और माइनस ये दो ध्रुव है, तो आकर्षण कौन सा बना, द्विध्रुव, द्विध्रुव आकर्षण है, समझ गए बच्चों। उसके बाद इनकी प्रकृति देख लो, तो प्रकृति HCl भी एक्चुअल में गैस होता है, तो प्रकृति मुलायम। अब विद्युतीय प्रकृति बताओ जरा। तो बच्चों देखो विद्युत धारा एक तो इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है और एक मुक्त आयनों के कारण प्रवाहित होती है। अब आप कहोगे कि सर यहां पर प्लस माइनस है तो विद्युत धारा चलेगी, नहीं, यहां पर आयन कहां है, आयन तो तब बनता जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाता, तब आयन बनते। यहां पर कोई आयन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये विद्युत का क्या होगा,
कुचालक, समझ गए। नेक्स्ट बच्चों गलनांक, तो HCl भी देखो गैस ही तो है, तो गलनांक भी इनका क्या होगा, बहुत कम। आ गई बात समझ में। लेकिन इनसे ज्यादा होगा, अध्रुवीय आणविक ठोस से ध्रुवीय आणविक ठोस का गलनांक ज्यादा होगा, क्योंकि आकर्षण जो है ना वो लंदन बल से ये जो द्विध्रुव आकर्षण है वो ज्यादा है। अब बच्चों देखो थर्ड तो यहां पर ही लिख रहा हूं मैं, देखो पूरा थर्ड। तो थर्ड आपका आणविक ठोस आता है हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधी आणविक ठोस। तो बच्चों इसमें आकर्षण तो नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजन बंध होगा। तो हाइड्रोजन बंध देखो, हाइड्रोजन और अधिक विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, इनके बीच में एक आकर्षण लगता है जिसे हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। 11th क्लास के रासायनिक बंधन में ये आता है हाइड्रोजन बंध, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बंध दो प्रकार के होते हैं, एक तो अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध यानी कि दो अणुओं के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बंध, और एक होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध यानी कि एक ही अणु में बनने वाला हाइड्रोजन बंध। हमें यहाँ पर दो अणुओं का आकर्षण देखना है ना, तो हम यहाँ पर कौन सा आकर्षण लेंगे, अंतराण्विक, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, ठीक है बच्चों। अब देखो एग्जांपल है, तो कौन कौन हाइड्रोजन बंध बनाता है, H2O बनाता है, एल्कोहल बनाता है, अमोनिया बनाता है, HF बनाता है, तो ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो इनकी प्रकृति, तो जल की प्रकृति कैसी होती है, मुलायम ही होती है, कठोर थोड़ी ना होता है, तो प्रकृति मुलायम, ठीक है। विद्युत धारा, तो जल में करंट आता है क्या, आप अपने घर के पानी में कभी ट्राई मत करना, क्योंकि घर में जो हम पानी यूज करते हैं ना उसमें फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, मेटल आयन होते हैं, उसमें आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए जो घरों में पानी यूज करते हैं उसमें करंट आता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर हम केवल H2O यानी कि आसूत जल, डिस्टिल वाटर, शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई आयन नहीं है, इसका मतलब उसमें करंट नहीं आएगा। तो विद्युत का कुचालक बच्चों, आगे बात समझ में। और गलनांक, गलनांक कम, लेकिन इन दोनों से ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बंध इन दोनों से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अपना आणविक ठोस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो हम यहां पर बात करते हैं आयनिक ठोस की, तो अवयवी कण आयन है, ठीक है। एग्जाम्पल, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर धातु अकेली है ना तो हमेशा धात्विक ठोस होगी, अगर धातु के साथ कोई अधातु जुड़ी हुई है या फिर कुछ और जुड़ा हुआ है ना तो वो आयनिक ठोस होगी। जैसे सोडियम है, धात्विक ठोस है, क्लोरीन जुड़ते ही वो आयनिक ठोस बन गया, जिंक है धात्विक ठोस है, सल्फर जुड़ते ही वो आयनिक ठोस बन गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो पोटेशियम है आयनिक ठोस है, लेकिन सल्फेट जुड़ते ही वो पोटेशियम है ना वो धात्विक ठोस है, सल्फेट जुड़ते ही वो आयनिक ठोस बन गया। तो ये एग्जांपल्स हो गए। अब हम बात करते हैं आकर्षण की। तो बच्चों ये आकर्षण ध्यान से समझना कि इनमें आकर्षण कौन सा होता है। तो देखो NaCl की बात कर लेते हैं, तो NaCl टूटेगा Na+ में और Cl- में, यानी कि एक तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि एक तो ये आवेश हो गया, प्लस माइनस मतलब आवेश ही तो है, और एक ये माइनस हो गया। तो दो आवेशों के बीच में कौन सा आकर्षण बल काम करता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल या फिर कूलाम बल, जो दोनों के गुणनफल के समानुपाती, दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है, तो ये आप पढ़ते हो ना। तो आकर्षण कौन सा हो गया, स्थिर विद्युत आकर्षण या फिर कूलाम बल, स्थिर विद्युत आकर्षण या फिर कूलाम बल, समझ गए बच्चों। अब देखो आकर्षण के बाद अपनी आती है प्रकृति। तो प्रकृति इनकी क्या होती है, कठोर व भंगुर, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि आयनिक ठोस कठोर व भंगुर क्यों होते हैं। तो बच्चों ये मैं समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। तो देखो कठोर तो इसलिए होते हैं, कठोर तो इसलिए होते हैं क्योंकि जो अवयवी कणों के बीच में, आयनों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है ना,
वो बहुत उच्च होता है, इसलिए आयनिक ठोस कठोर होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये आकर्षण अवयवी कणों को हिलने नहीं देगा, अगर अवयवी कण हिलेंगे नहीं तो प्रकृति कठोर होगी। अब भंगुर का मतलब होता है भंगुर, या फिर आप बोल सकते हो दानेदार। तो इसका मतलब क्या है, भंगुर या फिर दानेदार का मतलब ये है, देखो आप जैसे सोडियम क्लोराइड को देख लो, है ना, जो हम घरों में यूज करते हैं वो नहीं, है ना, घरों में जो यूज करते हैं ना वो हम टेबल सोल्ट करते हैं, उसमें पानी मिला हुआ होता है। तो रॉक सोल्ट होता है, उसमें केवल NaCl होता है। जैसे मान लो आप सेंधा नमक का एग्जांपल देख लो, तो वो देखो वो एकदम से ठोस जैसा होता है और वो दानेदार भी होता है ना। ऐसा क्यों होता है, आयनिक ठोस भंगुर व दानेदार क्यों होते हैं? तो कोई भी ठोस ले लो, आयनिक वो दानेदार होगा, भंगुर होगा। क्यों होगा बच्चों? देखो आयनिक ठोस में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। अब आयनिक बंध आप जानते हो, चलो अब यहां पर मैं आपको बंध के बारे में बता देता हूं। ठीक है, तो बंध दो प्रकार के, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। वैसे एक और होता है लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उप सहसंयोजक होता है जो इसी का टाइप है। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, बंध का एक इलेक्ट्रॉन एक परमाणु और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा परमाणु देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के साझे के कारण बनने वाले बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। क्योंकि देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी काउंट होंगे और क्लोरीन के साथ भी काउंट होंगे। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनों के साझे के कारण बनने वाले बंध को हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन किसी के पास गया नहीं है ना, बीच में है ना, हाइड्रोजन द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन भी बीच में और क्लोरीन द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन भी बीच में। अब आयनिक बंध बनाते हैं और NaCl में ही बनाते हैं बच्चों। तो आयनिक बंध क्या होता है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देकर के Na+ बनाता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl- बनाता है। अब इन प्लस और माइनस में एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो आयनिक बंध की परिभाषा क्या दोगे आप, कि इलेक्ट्रॉन के पूर्णतया स्थानांतरण के कारण बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकल करके क्लोरीन के पास गया है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक से निकल करके दूसरे के पास गया है ना। पहले देखो सहसंयोजक बंध में क्या था, इलेक्ट्रॉन बीच में थे, किसी के पास जा नहीं रहे थे, लेकिन यहां पर आपने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा निकल करके सोडियम से निकल करके क्लोरीन के पास चला गया। तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण के कारण बनने वाले बंध को हम आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि आयनिक ठोस भंगुर या फिर दानेदार क्यों होता है। तो बच्चों सहसंयोजक बंध में है ना, सहसंयोजक बंध की अगर हम बात करें तो इसमें जो ये बंध है ना, ये इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन में ही है, किसी और से कोई लेना देना नहीं है। आगे बात समझ में। अगर हम आयनिक बंध की बात करें, NaCl की बात करें, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक सोडियम और एक क्लोरीन के बीच में बंध होता है, नहीं होता है। सोडियम को है ना 6 क्लोरीन घेरे रखते हैं और क्लोरीन को 6 सोडियम घेरे रखते हैं। अब बताओ किसी एक के बीच में बता सकते हो क्या आप बंध, कि इसके और इसके बीच में बंध है? किसी एक के बीच में बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते ना। ठीक है ना। तो आयनिक बंध दिशात्मक नहीं होते हैं, जबकि सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं। सहसंयोजक बंध में फिक्स होता है कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिया ना उनके बीच में बंध बनेगा और किसी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर फिक्स नहीं है। आयनिक बंध में तो आयनिक ठोस तो क्रिस्टल के रूप में होते हैं, और एक सोडियम को देखो कितने क्लोराइड ने घेर रखा है और एक क्लोराइड को कितने सोडियम ने घेर रखा है। तो किसके बीच बंध बताओगे? इसके बीच बताओगे या फिर इसके बीच बताओगे? तो आप कन्फर्म नहीं बता सकते ना। सभी के साथ आकर्षण है, सभी के साथ आकर्षण है, इसका मतलब कोई दिशा नहीं है। तो आयनिक बंध अदिशात्मक होते हैं, इसलिए आयनिक ठोस भंगुर होता है। ठीक है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगने वाला, जो आयनों के बीच लगने वाला बल है, वो उच्च होता है, इसलिए आयनिक ठोस कठोर होते हैं। तो बच्चों प्रकृति के बारे में आप समझ गए होंगे। अब देखो आगे हम बात करते हैं विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत के आयनिक ठोस क्या होते हैं? तो इसमें भी बहुत बड़ी बात है। देखो ठोस की अवस्था में ये आयनिक ठोस ऐसे रहता है। तो आपको आयन दिख रहा है क्या?
नहीं है ना। तो ठोसीय अवस्था में आयनिक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों? क्योंकि आयन मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन आपने इसको गर्म करके गला लिया है, गलित अवस्था में ले आई, तो जैसे ही आप गलित अवस्था में ले आओगे ना तो Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। अब आयन बन गए, और आयन बन गए तो विद्युत धारा का चालन होगा, ठीक है ना। या फिर आप NaCl को पानी में डाल दोगे ना तो Na+ अलग और Cl- अलग, तब विद्युत धारा का चालन होगा। आ गई बात समझ में? तो आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि आयन मुक्त नहीं होते हैं, लेकिन गलित और जलीय अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि आयन मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप इसको गर्म करके गलाओगे ना, द्रव बनाओगे, तो Na+ अलग Cl- अलग, यानी कि विद्युत धारा का चालन होगा। या फिर पानी में डाल दोगे तो भी अलग हो जाएंगे, विद्युत धारा का चालन होगा, क्योंकि विद्युत धारा का चालन कौन करते हैं? मुक्त आयन करते हैं। तो बच्चों समझ गए? तो आयनिक ठोस के बारे में आप ये लिख सकते हो, ठोस में तो ये ठोस की अवस्था में कुचालक, जबकि गलित या जलीय अवस्था में विद्युत धारा के सुचालक या फिर चालक होते हैं। आगे बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट, गलनांक। तो गलनांक, अगर आकर्षण प्रबल तो गलनांक क्या होगा? उच्च। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अपना नेक्स्ट है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस का अवयवीकरण आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब हम आकर्षण की बात करते हैं। तो धात्विक ठोस में आकर्षण होता है धात्विक बंधन, धात्विक बंधन, जो कि बहुत ही ज्यादा उच्च होता है, ठीक है। इसलिए इनका गलनांक भी क्या होगा? उच्च होगा, क्योंकि आकर्षण अगर उच्च तो गलनांक भी उच्च। इनकी प्रकृति, तो प्रकृति कठोर, साथ में आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय का मतलब चोट मारने पर बढ़ने वाला। तो आप जानते हो लोहे वगैरह को हम चोट मार करके बढ़ा सकते हैं ना, आघात वर्धनीय। और तन्य, तन्य का मतलब तार वगैरह में यूज कर सकते हैं ना धातुओं का। तो आघात वर्धनीय और तन्य, इनकी प्रकृति कठोर प्रकृति होती है, ठीक है ना। और विद्युत, तो विद्युत के ये सभी अवस्थाओं में सुचालक होते हैं। तो बच्चों समझ गए? अब देखो नेक्स्ट, तो सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस का अवयवीकरण परमाणु होता है, ठीक है। और आकर्षण इसके नाम में ही है, आकर्षण प्रबल सहसंयोजक बंध, और सहसंयोजक बंध दिशात्मक होते हैं। तो प्रबल दिशात्मक, दिशात्मक सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। अब बच्चों इसके एग्जाम्पल, तो हीरा, ठीक है ना, ग्रेफाइट भी है लेकिन वो अपवाद है, उस पर एक क्वेश्चन बनता है, वो क्या होता है अभी बताऊंगा। ग्रेफाइट, सिलिकॉन हो सकता है, सिलिकॉन कार्बाइड हो सकता है, क्वार्ट्ज हो सकता है, SiO2 को हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, ठीक है ना। एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी हो सकता है। तो ये इसके कुछ एक एग्जाम्पल है, याद रखना, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। इनकी प्रकृति के बारे में बात करते हैं, तो ये इनके अंदर आकर्षण सबसे ज्यादा है, तो ये कठोर भी सबसे ज्यादा होंगे, है ना। जितने पदार्थ पाए जाते हैं उनमें हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो प्रकृति अत्यधिक कठोर, अत्यधिक कठोर, गलनांक बहुत उच्च, हीरे का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। और विद्युत धारा के ये कुचालक होते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो अपवाद है। तो बच्चों हीरे और ग्रेफाइट से क्या क्वेश्चन बनता है, तो वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। तो बच्चों देखो, ग्रेफाइट भी सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है, लेकिन उसमें विद्युत धारा का चालन होता है, यानी कि वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है? हीरा कठोर है, ग्रेफाइट मुलायम है, ऐसा क्यों है? ठीक है ना। तो बच्चों हीरे में ना प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है,
हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है। हीरे में प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। इसका मतलब आपको पता है ना कि कार्बन के पास संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 संयोजकता, चारों के चारों बंध बना रहे हैं। इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब विद्युत धारा का हीरा क्या होगा? कुचालक। जबकि ग्रेफाइट में बच्चों क्या होता है? कार्बन sp2 संकरित होता है, यानी कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है। कितने कार्बन से जुड़ता है? एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ता है। और आपको पता है कि कार्बन के पास संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 तो बंद बन गए और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त बच गया। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया ना तो विद्युत धारा का चालन होगा, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। आगे बात समझ में कि हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है, प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है, जुड़ा होता है, इसलिए हीरे के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। हीरे में कार्बन के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन sp2 संकरित होता है, प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है, तो ग्रेफाइट के पास प्रत्येक कार्बन के पास चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होता है। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है मुक्त होता है, क्योंकि 3 तो बॉन्ड बन गए, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो बच्चों समझ गए क्या? अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में क्यों किया जाता है? तो देखो स्नेहक का मतलब जो घर्षण को कम कर दे, है ना। जैसे बाइक है, गाड़ी है, इनके इंजन में, ठीक है, तो इंजन की परतें होती है वो एक दूसरे पर रगड़ खाती है, ठीक है। अगर हमने स्नेहक का यूज कर लिया ना तो उनके बीच में रगड़न नहीं होगी, घर्षण नहीं होगा, यानी कि वो परतें खराब नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है, अब ग्रेफाइट का यूज क्यों किया जाता है? तो देखो ग्रेफाइट की संरचना होती है परतीय। क्या होती है? परतीय। और परत एक दूसरे पर फिसल सकती है, ठीक है। तो स्नेहक क्या करता है? परतों को रगड़न से बचाता है, परतों के बीच में घर्षण कम करता है ताकि परत एक दूसरे पर फिसल जाए। और ग्रेफाइट में भी देखो संरचना परतीय होती है और परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, तो ग्रेफाइट को आप स्नेहक के रूप में काम में ले सकते हो। तो बच्चों समझ गए? अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।